नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही होता है, इस जो कि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। इसके साथ में ही आपकी सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन आपका अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हम कर रहे थे फॉर्मूला रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स का। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो हमने जो है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 किया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 फॉर्मूला सीरीज में आपको जो है एनर्जी एनर्जी क्वालिटी एनर्जी क्वालिटी के बारे में देखो। क्वांटिटी के बारे में तो फर्स्ट लॉ से पता चल जाता है, क्वांटिटी के बारे में फर्स्ट लॉ है। लेकिन क्वालिटी के लिए जो है आपका जो है पिक्चर में कौन सा आता है, सेकंड लॉ। तो इसमें होता है पहला चीज लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी जैसे जैसे कि क्या, हीट, जैसे कि पाउजी हीट। और हीट के भी दो चैनलाइज फॉर्म होते हैं, अवेलेबल अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। फिर आपके जो है और कौन से सेक्टर हैं, हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी, इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो कौन कौन सी आपकी हाई ग्रेड के अंतर्गत आती है, वर्क, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती हैं आपकी हाई ग्रेड एनर्जी। अब इसी पे बेस होता है हमारा कौन सा लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है डियर साथी, सेकेंड लॉ बोलता है, इसमें दो स्टेटमेंट है। एक है आपका कैल्विन प्लैंक और दूसरा है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस। तो कैल्विन प्लैंक का बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट अभी आपको दे दिया जाएगा। मतलब एक इंजन के बारे में वो बोल रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ साइक्लिक डिवाइस विच डेवलप्स अ वर्क वाइल एक्सचेंजिंग अ हीट। मतलब सिर्फ जो है हीट आपका 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं बना हुआ है ना। तो भैया ऐसा तो मतलब कि ये ऊर्जा का लॉस हो ही नहीं रहा है, मतलब 100% एफिशिएंसी दे रहा है, ये बोल रहा है आपका केल्विन प्लैंक। बताओ भैया, ऐसा कभी हो सका है, ऐसा कभी हो सका है इस तरह से? इज इट पॉसिबल वर्क डन जो है हीट के फॉर्म में आपको प्राप्त हो? तो हम कौन सा स्टेटमेंट देखते हैं साथियों, कैल्विन प्लैंक का। कैल्विन प्लैंक
कि स्टेटमेंट में जो है ना PM2 जो है इम्पॉसिबल होता है। PM1 आपका फर्स्ट वाले केस में थर्मोडायनामिक्स के FLTD में आपका जो है इनवैलिड होता है। तो चलिए देखते हैं आपका जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ साइकिल। इट इज़ देखते हैं हमारा स्टेटमेंट कौन सा। KP केल्विन प्लैंक ये बोल रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आपका इट इज इम्पॉसिबल। इट इज़ व्हाट इम्पॉसिबल टू डेवलप अ cyclic cyclic device which develop which develops work while exchanging while exchanging energy with a single reservoir. Also, an engine can have never have 100% efficiency। ये स्टेटमेंट है। यहाँ से रिजर्वायर से आप जो है वर्क डन दो हीट के बराबर। तो यहाँ पे PM2 आपका इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है साथियों, ये रहा आपका स्टेटमेंट कौन सा, केल्विन प्लैंक का। इसी के अनुरूप हम किसी स्टेटमेंट में चलते हैं आपके क्लॉसियस। क्लॉसियस बाबू क्या कहते हैं, ये बोलते हैं क्लॉसियस बाबू, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ cyclic device which transform energy from a lower temperature to higher temperature without any external energy input. Also COP of a device can never be infinity। तो ये आपके रेफ्रिजरेटर पार्ट के लिए ठीक होता है। इट इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल।
It is what impossible to develop क्या a cyclic device which transform energy from what lower lower temperature to higher temperature, lower temperature to higher temperature without any what external energy, external energy input, or also the COP never be infinite. ये कंडीशन होती है आपकी क्लॉसेज स्टेटमेंट की, क्लॉसेज स्टेटमेंट की। ये वायलेशन करता है, आप जो देखेंगे इन दोनों का अभी यहाँ पे, ये दोनों हैशटैग, ये दोनों ही आपके SLTD में लगते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट है, SLTD के पार्ट है। ठीक है, एक में आ जाता है आपका इंजन, एक में आपका रेफ्रिजरेटर इसी पे कंस्ट्रक्टेड होता है। ठीक है साथियों, चलें आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। मूव है नेक्स्ट चीज पे अपन अग्रसर होते हैं साथियों। फिर है आपका वायलेशन। वायलेशन कैसे होता है वायलेशन आपका केपी और क्लॉसियस का। तो अगर आप देखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू वायलेशन क्लॉसियस वाइस वर्सा, दीज टू स्टेटमेंट कॉल्ड पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब केपी जो है केल्विन प्लैंक जो है स्टेटमेंट जो है आपका क्लॉसियस का वायलेशन करता है, और क्लॉसियस जो है केल्विन प्लैंक का वाइस वर्सा वी सभी। मतलब कि एक जो है TH जो है एनर्जी रिजर्वायर आपका जो है इंजन के बारे में देखते हैं, कुछ ऐसा टाइप से कंस्ट्रक्ट कर देते वेट आउट, मतलब कि क्यू हायर और क्यू लोअर, ये वर्क आउटपुट मिल रहा है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। क्यू हायर efficiency Q higher minus Q lower over the Q higher, टेम्परेचर की टर्मिनोलॉजी में T higher by T lower। यही आप किस में देखोगे, अपने रेफ्रिजरेटर में। वर्क इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। तो COP आप क्या बोलते हो, Q lower by Q higher minus Q lower in the terms of temperature
आप बोलते हो टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर। एंड आपको पता है नेक्स्ट, अगर यही टर्मिनोलॉजी सीओपी की हीट फॉर्म में करते हो तो क्यू हायर बाई क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, और टी हायर बाई टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक है, अब आते हैं अपने स्टेटमेंट पे, कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल का प्रोसेस कहाँ से कहाँ होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 4 प्रोसेस होती हैं और आपकी ऑल जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, जिसमें साथियों कार्नोट में, कार्नोट बाबा में। कार्नोट की बात कर लेते हैं, कार्नोट साइकिल की। तो प्रोसेस बना लेते हैं आपकी पीवी वर्सेस जीएस। कार्नोट 1 से 2 से 3, 3 से 4, इस पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम पीवी डायग्राम में। 1 से 2 आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन, आपका 3 से 4 प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड 4 से 1 हीट रिजेक्शन। प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, बस इससे आपका काम हो जाएगा। आइसोथर्मल हीट एडिशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। कौन सा डायग्राम है ये, पीवी डायग्राम। तो कॉर्डमोल प्रिंसिपल बोलता है पहला स्टेटमेंट, एफिशिएंसी ऑफ इररिवर्सिबल साइकिल इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, सेकेंड ऑफ रिवर्सिबल, थर्ड ऑफ रिवर्सिबल। मतलब जितने भी रिवर्सिबल साइकिल्स होंगे उनकी एफिशिएंसीज आपकी इक्वल होगी, और फिर इरिवर्सिबल की कम होगी आपकी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो एब्सोल्यूट हो गया ना भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नो, मूव अहेड, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं यहाँ पर, किस पे, क्लॉसियस। क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू ओवर
टी इज लेस देन इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवर्सिबल का केस कब होता है, डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो होता है तब। आपका इरिवर्सिबल का केस कब होता है, आपका साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो होता है। एक और होगा जब डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये इम्पॉसिबल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हीट एक्सचेंजिंग के लिए आपका। और सी ओ पी ऑफ हीट पंप तो आपको पता है, वन प्लस सी ओ पी ऑफ क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ एफिशिएंसी। सेकंड लॉ एफिशिएंसी में एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल जो है डिवीजन होता है एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल। डब्ल्यू वर्क डन ऑफ एक्चुअल वर्क डन ऑफ मैक्सिमम के, ये किसका लिए हो गया, इंजन के लिए। यही आप रेफ्रिजरेटर के लिए देखोगे सेकेंड लॉ एफिशिएंसी, तो साथ ही सेकेंड लॉ एफिशिएंसी हो जाएगी सी ओ पी ऑफ एक्चुअल अपॉन सी ओ पी ऑफ रिवर्सिबल जो मैक्सिमम होती है। मतलब इधर वर्क मिनिमम होता है डिवाइडेड बाय वर्क एक्चुअल के। मैक्सिमम वर्क जो है आपके इंजन के केस में होता है, मिनिमम वर्क आपके रेफ्रिजरेटर के केस में होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ मूव अहेड, नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है वो पार्ट, वो पार्ट है गुरुदेव आपका इंजन जो है आपस में सीरीज में हो, इंजन आपस में सीरीज में हो। तब क्या होता है, T1 T2 T3। नाउ E1 E2 वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस W1 एंड W2। तो एफिशिएंसी ओवरऑल होती है एफिशिएंसी 1 प्लस एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 2। अगर सेम वर्क आउटपुट हो W1 इज इक्वल टू W2, तो T2 होता है एवरेज ऑफ T1 प्लस T3 बाई 2। अगर एफिशिएंसीज दोनों की कॉमन हो तो आपका होता है T2 इज इक्वल टू रूट ओवर T1 T3। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, सी की दृष्टिकोण से वर्क डन कॉमन है, एफिशिएंसी कॉमन है इंजन के केस में। इसके इंजन्स के केस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग है। इससे इतने क्वेश्चन आपके उड़ जाते हैं, बयान नहीं किया जा सकता है ना। फट 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 उड़ाते हो आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, आप जो है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंट्रोपी में एंट्री करते हैं। एंट्रोपी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल क्यू बाई टी एंड डेल क्यू बाई टी एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है आपकी रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। इसे हम डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल के केस में देखेंगे तो क्या होता है ds, और यही हम डेल क्यू बाई टी को देखेंगे आई रिवर्सिबल के केस में, तो ये होता है आपका ds तो होता है, बट यहाँ पे जनरेशन ऐड हो जाता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। प्रॉपर्टी देखेंगे एंट्रोपी की, तो ये होती है बाबू आपकी
पॉइंट फंक्शन इसके साथ ही आपकी स्टेट भी फंक्शन कहलाती है। और अपनी एंट्रोपी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। एंट्रोपी जनरेशन नॉट अ प्रॉपर्टी, एंड एंट्रोपी जो है आपका साइक्लिक डिवाइस के लिए जीरो होती है। साइक्लिक के लिए आपका एंट्रोपी ds क्या होता है, शून्य होता है। और अपने जो है हीट इंटरेक्शन, मास इंटरेक्शन और एंट्रोपी जनरेशन तीनों फंक्शन के लिए जो है आप कैलकुलेट कर पाते हो एंट्रोपी को। कौन कौन से, हीट इंटरेक्शन पहला, दूसरा आपका किसके लिए, मास इंटरेक्शन, एंड तीसरा एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है ना जी। अब जो है हम कंपैरिजन देख लेते हैं किनका, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में फिक्स्ड मास एंट्रोपी एनालिसिस। फिक्स्ड मास एंट्रोपी एनालिसिस ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, है तो एंट्रोपी के अंदर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं किसके लिए, फिक्स्ड मास के लिए। फिक्स्ड मास के लिए हमको देखना है एंट्रोपी। पहला आपका होता है किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए केस, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल के लिए केस। रिवर्सिबल के लिए देखोगे तो एंट्रोपी ऑफ del s of generation is equal to 0, तो ds is equal to del q by t plus s ls generation। इरिवर्सिबल के लिए ds is equal to del q by t plus del s of generation। पहला प्रोसेस आप देखते हैं क्या है, हीट एडिशन का, हीट एडिशन का ये होता है आपका सिंपली ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, विच इज़ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो हीट एडिशन के केस में ये होता है पॉजिटिव। आपका जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है आप हीट एडिशन प्रोसेस कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस ऑफ जनरेशन। टोटल आपका जो है ये पॉजिटिव होता है और ये भी बाबू पॉजिटिव होता है, तो हमारा टोटली पॉजिटिव निकल के आता है इन द कंडीशन ऑफ इरिवर्सिबल। दूसरा कंडीशन है हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन के केस में ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टू, ये हमारा निगेटिव होता है तो टोटल निगेटिव हो जाता है। लेकिन हम इरिवर्सिबल की बात करेंगे हीट रिजेक्शन की, क्या है कि हीट रिजेक्शन की देखेंगे ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन। तो ये तो पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है, तो इसमें हमको तीनों मिलते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी।
जीरो जो है आपका आइसेंट्रोपिक का केस कहलाता है जब ज़ीरो होता है। ज़ीरो होता है तो कौन सा केस होता है माय डियर? आइसेंट्रोपिक का। तीसरा केस है हमारा यहाँ पे रिवर्सिबल में एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक का कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर दी टी विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तब हमारा कौन सा इसमें होता है रिवर्सिबल में? आइसेंट्रोपिक का केस। और यही कंडीशन हमारे इरिवर्सिबल की बात करें तो एडियाबेटिक के लिए हमारा कौन सा महत्वपूर्ण रखता है? डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो क्योंकि ये तो जीरो हो गया, हीट जीरो हो गया, तो सिर्फ ये जनरेशन बचा जो कि पॉजिटिव होता है आपके एडियाबेटिक के केस में। और एंट्रोपी अगर आप देखो कहे कि यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स क्या होता है आपका? आइसोलेटेड सिस्टम है। डेल क्यू प्लस इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो ओनली डी यू इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब एनर्जी रिमेन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कैन इंक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट बट कैन नेवर डिक्रीजेज, है ना साथी? दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। और अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी एसोसिएटेड इन हायर टू लोअर टेम्परेचर is higher, mass of the same, the entropy is higher at higher temperature and lower at lower temperature because total energy is also different। और एरिया अंदर टी एच डायग्राम एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम में हीट इंट्रैक्शन जो है आपका रिवर्सिबल साइकिल को दिखाता है। और एरिया जो है रिवर्सिबल साइकिल का टी एच डायग्राम में अगर बात करें तो नेट हीट ट्रांसफ़र जो है आपका नेटवर्क ट्रांसफ़र के बराबर होता है। और ये तो पता ही है कि क्लॉकवाइज जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? वर्क प्रोड्यूसिंग होती है, और एंटी क्लॉकवाइज आपकी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस होती हैं। चलिए कंबाइंड जो है टी डी एस इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना टी डी एस इक्वेशन देखते हैं। टी डी एस इक्वेशन होता है डी यू प्लस पी डी वी, और दूसरा होता है टी डी एस इक्वेशन आपका डी एच माइनस वी डी पी। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इक्वेशन जो है हमारी हर एक प्रोसेस के लिए क्या होती है? वैलिडेट करती है। अब आप देखेंगे किसके बारे में? कांस्टेंट प्रेशर वर्सेस कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में। तो आपका कुछ डायग्राम इस तरह से बनते हैं।
ये आपका बनाने का कोशिश करते हैं हम डायग्राम्स, टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो ग्राफ आप देखते हो कुछ इस हिसाब से चढ़ता है। इस तरह से उतरता है। पहला वाला हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा हो गया कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट। डी टी बाई डी एस over the constant value T by CV के equivalent and dt by ds over the constant process T by CP के equivalent पता है। तो constant volume process is more steeper। खड़ी चढ़ान ज़्यादा होती है आपके कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक है साथियों, आगे चलें। नाउ आपका कैलकुलेशन देख लेते हैं एंट्रोपी का। एंट्रोपी का कैलकुलेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये किसके लिए होता है? रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए। फेज चेंज के लिए आप देखते हो। एंड सॉलिड और लिक्विड के केस में आपका यहाँ पे आपको फाइनाइट मास है, तब चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है S2 माइनस S1 इज इक्वल टू MC log T2 बाई T1। इन द फेस ऑफ गैस आप देखोगे दो होती हैं। कौन कौन सी गैस? आपकी रियल और आइडियल। तो रियल के लिए TD रिलेशन लगाओगे थर्मोडायनेमिक्स, और PV इज इक्वल टू RT वाला आप आइडियल गैस की कंडीशन में लगाओगे। तो आपका एंट्रोपी के तीन फॉर्मूले आते हैं। डेल्टा S CP log T2 बाई T1 माइनस R log T2 बाई T1। और कौन सा चेंज ऑफ एंट्रोपी? CV log T2 बाई T1 प्लस R log ऑफ V2 बाई V1। ऐसे ही इन दोनों का एक कंबाइन होता है CP/CV का। CV से स्टार्ट होता है log P2 बाई P1 प्लस CP log V2 बाई V1। इन फॉर्मूले का तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए, है ना साथियों। नाउ नेक्स्ट है अपना कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस। नाउ हमारे लिए कौन सा एनालिसिस कारगर होगा?
हम देखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम के केस में हमारा आता है चेंज एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो। मतलब एंट्रोपी चेंज किसकी, यूनिवर्स की, इज इक्वल टू एस ऑफ एंट्री माइनस एंट्रोपी ऑफ एग्जिट प्लस एंट्रोपी ऑफ जनरेशन। तो अगर आप डेल एस ऑफ जनरेशन देखोगे तो एग्जिट माइनस इनलेट ये आता है आपका, ये आता है इसके केस में, कंट्रोल वॉल्यूम के केस में। नाउ हम आते हैं किसके, मिक्सिंग ऑफ, मिक्स कर रहे हैं ऑफ टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कैसे मिक्सिंग होगी देखते हैं। अब यहाँ पे हमको करना है मिक्सिंग, तो M1 C1 T1 M2 C2 T2 ये इस कंडीशन में रहेगा। तो आपका जो है फाइनल टेम्परेचर M1 C1 T1 M2 C2 T2 अपॉन क्या होता है M1 C1 प्लस M2 C2। एंट्रोपी चेंज किसका, यूनिवर्स का अगर आप देखेंगे तो M1 C1 log ऑफ TF बाई T1 प्लस M2 C2 log ऑफ TF बाई T2। अगर आपके M1 इजिकल टू M2 हो जाए, C1 इजिकल टू C2 हो जाए, तो फाइनल टेम्परेचर आपका जो है एवरेज होगा और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स 2mc log अर्थमेटिक मीन टू जियोमेट्रिक मीन होगी टेम्परेचर के टर्मिनोलॉजी में। ठीक है साथियों।
नाउ आप जो है आप फाइनाइट बॉडी के लिए क्या देखते हो, यहाँ पे अगर आप फाइनाइट बॉडी की बात करें तो M1 C1 T1 और इंजन है, वर्क डन दे रहा है बाबू आपका हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है कुछ इस तरह से। उस कंडीशन में हो जाएगा आपका M2 C2 T2 वर्क डन बनाएगा, तो डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ वन प्लस डेल्टा एस ऑफ किसका, इंजन का, डेल्टा एस ऑफ टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे निकालोगे फॉर्मूला M1 C1 लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू द वन, ये इंजन का तो 0 हो गया क्योंकि ये साइक्लिक है। M2 C2 लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर बाय T2 इज इक्वल टू 0। अगर मास ऑफ वन इज इक्वल टू मास ऑफ टू इज इक्वल टू m हो, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0 हो, तो फाइनल टेम्परेचर अंडर रूट T1 T2 हो जाना है। यही कंडीशन आप किसमें रेप्लिकेट करते हो, मैक्सिमम वर्क में 2mc अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन आपको प्राप्त होता है। और n बॉडीज़ के लिए जो है आप देखते हो मैक्सिमम वर्क n टाइम्स mc अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन। इसमें एजम्पशन क्या होता है, स्टेडी फ्लो, चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी 0, वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम का -VT एंड द रिवर्सिबल प्रोसेस। और यही एडियाबेटिक के लिए हो जाता है, वर्क डन n/n-1 P1V1 -P2V2। अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी क्या बोलते हो आप, बोलते हो अवेलेबल एनर्जी इज मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच कैन बी ऑब्टेन इन अ प्रोसेस इन विच सिस्टम कंटेन्स डेड स्टेट, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ अ सिस्टम। गॉट इट, वेरी मच, वेरी वेरी मच। नाउ अब हम कुछ इक्विलिब्रियम वाले की बात कर लेते हैं साथियों। नाउ pH इक्विलिब्रियम एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट सिंगल टेम्परेचर। इधर हम कंडीशन देखते हैं आपका, मतलब कि कुछ इस तरह से सेटअप है। T1 ये इंजन से वर्क निकल रहा हुआ है और आपका यहाँ पर T2 टेम्परेचर है, तो ए हो जाता है आपका अवेलेबल एनर्जी Q टाइम्स 1 माइनस T0/T1। आपका वर्क डन हो जाता है Q टाइम्स 1 माइनस T0/T1। अगर यही जो है सिंगल टेम्परेचर की बात कर रहा है। यहाँ पे Q दे रहा है, तो अवेलेबल एनर्जी ऑफ वन होना है Q टाइम्स 1 माइनस T0/T1, अवेलेबल एनर्जी 2 Q इंटू 1 माइनस T0/T2। सो चेंज इन अवेलेबल एनर्जी हो जाती है अवेलेबल एनर्जी ऑफ 1 माइनस अवेलेबल एनर्जी ऑफ 2। नाउ अगर हम कंडीशन किसकी देखें, नेक्स्ट आपके थर्मल एनर्जी with a given
मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इसकी बात करें तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू यू माइनस टी नॉट एस। फाई यहाँ पे है आपका फाई वन यू वन इंटरनल एनर्जी माइनस टी नॉट एस वन, एंड फाई टू है आपका यू टू माइनस टी नॉट एस टू। ठीक है, इनका कंपैरिजन देखेंगे, फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, टोटली डिफरेंशिएशन है। नाउ नेक्स्ट की हम क्या बात करते हैं, नॉन फ्लो गैसेस। नॉन फ्लो गैस की बात करते हैं तो ये होता है आपका फाई इज इक्वल टू यू माइनस टी नॉट एस प्लस टी नॉट वी। इसकी वैल्यू होती है बाबू, ये होती है आपके इन द कंडीशन ऑफ नॉन फ्लो गैसेस की। इसी में अगर आप ध्यान से देखोगे, फाई इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, डेल्टा यू की वैल्यू माइनस टी नॉट एस वन माइनस एस टू प्लस पी नॉट वी वन माइनस वी टू। ये हो गया आपका मैक्सिमम वर्क, ये हो गया वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर। और अगर आप बात करें टोटल मैक्सिमम यूजफुल वर्क के बराबर हो गया। फॉर द फ्लोइंग, जो बह रहा है उसके लिए, फ्लोइंग फ्लूइड के लिए अगर आप देखते हो तो क्या निकल के आता है साथियों, फाई इज इक्वल टू एच माइनस टी नॉट एस। ये हमारा फ्लोइंग फ्लूइड की कंडीशन में होता है। सिंस द के ई और पी जो है टोटली अवेलेबल एनर्जी होते हैं। और आपको इरिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, टी नॉट इंटू चेंज ऑफ एंट्रोपी, इरिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है। कॉजेस क्या होते हैं इरिवर्सिबिलिटी के, आपके फ्रिक्शन होता है, विस्कस फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इनइलास्टिक कॉलिजन होता है। ये कारण है आपके हाई ग्रेड एनर्जी के। और अगर जो है फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, फ्री एक्सपांसन, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, ये भी कारण होते हैं आपके इरिवर्सिबिलिटी के। तो साथियों आपका सेशन इतना ही रहते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर क्या रहिए, सदैव अग्रसर रहिए। यही हमारी ईश्वर से कामना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।